देखिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 9th का सैम्पल पेपर नंबर 3 हमारे पास। तो आई होप जो प्रीवियस सैम्पल पेपर है वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। वेरी फर्स्ट है सेक्शन ए। सेक्शन ए का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आ गया वो हमारे पास है चैप्टर 1 में से। चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है और वैसे भी ये प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है, मतलब कि कॉन्सेप्ट तो सेम ही होते हैं ना। तो ये हमारे पास लास्ट क्लास से उठाया हुआ है, इसको हम 8th क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हो गई। गिवन दे रखे है 125 डिवाइड बाई 216 की पावर -1/3। तो भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इनके फैक्टर बनाऊंगा, क्योंकि पावर 3 है ना, तो डेफिनेटली 3 के मल्टीपल में ही आनी चाहिए पावर इनकी। ठीक है, तो 125 के जब मैं फैक्टर बना रहा हूँ फिर तो ये मुझे याद ही है कि 5 × 5 × 5 125, और ये ना 6 का क्यूब रूट होता है। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं फिर आप 216 के ऐसे फैक्टर बनाओगे। ठीक है, सेपरेटली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 216, पहले 2 पे जाएगा 108, 2 पे जाएगा 54, 2 पे जाएगा 27, 3 पे जाएगा 9 पे, 3 पे जाएगा 1, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो 6 टाइम अभी ये हमारे पास 3 टाइम 6 आ गया। ये सारे की पावर -1/3 थी, उसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब ये बन गया 5/6, इसकी पावर 3 और उसकी भी पावर है -1/3। फिर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर हमारे पास a की पावर m की पावर n है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई करो तो mn हो जाएगा। अब उसी लिहाज से ये पावर की पावर इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 कैंसिल, बचेगा 5/6 की पावर -1। अब जब पावर को पॉजिटिव करना है तो बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पे ये बन गया 6/5 की पावर 1। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। 6/5 जो है हमारे पास वो ऑप्शन ए में। ठीक है, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x विल, अगर मतलब कि ये बात बोली जा रही है कि अगर हम ये इक्वेशन है y इक्वल टू 4x, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ पे कहाँ पे मिलेगा। देखिए मैंने ना आपको ये बताया हुआ है बेसिक वीडियो में कि जब भी हम y इक्वल टू mx, मतलब कि इक्वेशन ऐसी होती है कि x इक्वल टू वाई या फिर y इक्वल टू एक्स, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर मल्टीपल है चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर मल्टीपल में है, अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो इनका जो ग्राफ जब हमेशा ओरिजिन से पास होकर निकलता है। तो अब ये देखो ये वैसे ही फॉर्म आपके पास। ठीक है, मतलब कि y इक्वल टू इसका ये मल्टीपल है तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा। तो ढूंढते हैं ये हमारे पास कहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ये जरूरी नहीं है। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। वाई को करेगा, ड्रॉ करके देखे, ये है पास थ्रू द ओरिजिन, तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। ठीक है, जो हमारे पास ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, तो बिना सॉल्व करे ही फ्री के मार्क्स में मिल रहे हैं चैप्टर 3 से। फिर आगे है इन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम ये बिल्डिंग्स को साथ साथ में ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ते। ठीक है, इन हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और ग्रुप आर टेकन अलोंग। क्लास इंटरवल कौन से होते हैं, जैसे जो आपको यहाँ पे बताया होता है कि जैसे जिन बच्चों के 0 से लेकर 10 तक मार्क्स हैं, 10 से लेकर 20 तक मार्क्स है, जब मैं इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो ये यहाँ पे आएंगे ना, मैं लिखूंगा 0 10 20, तो ये जो क्लास इंटरवल है हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो कहाँ पे है, वाई एक्सिस गलत है, जो एक्स एक्सिस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये सही है, तो उसी ऑप्शन में टिक करेंगे। नाउ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ये रही, कट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कोई भी लाइन इसकी कैसे भी जा, मतलब कि मान लो लाइन जब ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है, तो ये बोल रहे हैं कि जब एक्स एक्सिस को कट करेगी तो कहाँ पे कट करेगी, तो ये श्योर है कि ये एक्स एक्सिस को जब कट करेगी तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यू 0 होती है। इसीलिए अब मैं इस इक्वेशन में क्या करूँगा, पुट वाई इक्वल टू 0 करूँगा। फिर ये मेरे पास आएगा 4x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12। फिर ये बनेगा 4x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू मेरे पास आएगी 3। y 0 था तो इसका सोल्यूशन बनेगा 3 0 मिनटू से ऑप्शन बी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 है। इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी डायमेंशन डज अ पॉइंट है। पॉइंट में कितनी डायमेंशन होती हैं। देखिए डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट वगैरह समथिंग कुछ भी ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ना ये तो हर साइड पे चलता है। अब
आपको 1 2 3 में तो कन्फ्यूजन ही होनी चाहिए, या तो जीरो में या इन्फानाइट में। इन्फानाइट तो है नहीं यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा जीरो। ठीक है, पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहे हैं, बोल दिया गया कि ये जो लाइन ए बी है और ये जो लाइन सी एफ है, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इनमें से एक्स की, कि हमारे पास एक्स की कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, अगर ये लाइन्स पैरेलल हैं तो कोरोस्पोंडिंग एंगल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो देखेंगे। क्वेश्चन 7 है हमारा। ठीक है जी, देखिए जितना सा मुझे आता है पहले मैं वो करके देखता हूँ। अगर हम इसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें ये तो दिख रहा है ना कि ये जो ट्रायंगल है इसमें 2 एंगल्स हैं, ये 50 है, ये 60 है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये वाला एंगल हमारे पास 70 आ गया, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। अब क्योंकि एमसीक्यूज है इसलिए मैं इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये तीनों एंगल हमारे पास 70 आ गई, और क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो या तो फिर ये वाला एंगल पूरा आपस में इक्वल आएगा, ये वाला, या फिर इन दोनों का सम 180 आएगा। पूछा क्या जा रहा है हमसे एक्स की वैल्यू, एक्स यहाँ पे है कि एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। या फिर हम ऐसे करके देखते हैं कि ये लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन भी पैरेलल है। कोरोस्पोंडिंग का कॉन्सेप्ट, जितने डिग्री का एंगल ये है 70, उतने ही डिग्री का ये वाला एंगल आएगा 70। कैसे आएगा, ये एक बेस लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से लाइन ए बी पैरेलल जा रही है, ए बी, और यहाँ से एक लाइन पैरेलल जा रही है सी एफ। अब ये वाला एंगल 70 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एंगल सी है ये भी 70 आ गया, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग, तो सी 70 आ गया। अब ये दोनों लाइंस आपस में अगेन पैरेलल है। ठीक है, ये बता रखा है हमें सी डी और ये भी पैरेलल है, तो इन दोनों का सम अगेन 180 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स है कि जो एक्स है प्लस 70 है, ये 180 बनेगा। जब मैं इसको दूसरी साइड ला के माइनस करूंगा तो 180 70 में से माइनस होकर मेरे पास आएगा 110, तो ये यहाँ पे आएगा सर इसका। ठीक है, बी ऑप्शन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 8 की तरफ। ठीक है, 8th क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मुझे लग रहा है लगभग कहीं पे ये मिड पॉइंट थ्योरम बनेगी शायद, मतलब कि कोई एक ट्रायंगल होगी हमारे पास, जैसे ये रही ए बी सी। अब जो डी और ई, ए बी और ए सी के ऊपर मिड पॉइंट्स हैं, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट। फिर ओ इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी। अब कोई ओ एक पॉइंट है जो बी सी लाइन के ऊपर, हम सपोज कर लो यहाँ पे है। ठीक है, ओ इज ज्वाइन टू ए। अब हमने ओ को ए के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। अब पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ओ बी एंड ओ सी। तो जो लाइन ओ बी है, अब यहाँ पे एक मिड पॉइंट लिया हमने पी, और यहाँ पे एक मिड पॉइंट लिया ओ सी के ऊपर क्यू। ठीक है, तो अब हमें डी ई पी क्यू के बारे में पता करना है कि वो क्या है। मिड से डी ई पी क्यू, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये डायग्राम के बारे में हमें पता करना है। ठीक है, देखिए जी, अब होता क्या है, हमने ये पढ़ा था ना कि ये जो ट्रायंगल है, सबसे पहले मुझे ये बताया गया था कि अगर एक ट्रायंगल के बीच में ये मिड पॉइंट आएंगे तो इनकी रेशो वो इक्वल होती है। ठीक है, वो भी मतलब कि 1/2 ही होगी, क्योंकि मिड पॉइंट ये रेशो इक्वल इक्वल होगी इनकी। अब ये जो लाइन है इसकी, ये लाइन एक तो इसके पैरेलल है, दूसरी बात इसकी लेंथ इसके हाफ की इक्वल होगी। ठीक है, जब इसका हाफ कितना भी हो गया तो ये तो शो कि इसका एक पेयर पैरेलल है। तो अगर एक पेयर पैरेलल है, ये ट्रायंगल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि 4 साइड्स हैं। अब रेक्टेंगल और रोम्बस में से एक आंसर आएगा, रोम्बस भी नहीं रहेगा इसका आंसर। रेक्टेंगल या पैलोग्राम में से एक आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब जब इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि 90 डिग्री एंगल बन सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे समझ के देख लेते हैं, जब ये एक ट्रायंगल आ गई तो एक ट्रायंगल पे, ठीक है, हमें ये बोल दिया गया है कि ये यहाँ पे एक मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन अपने आप इसके पैरेलल आएगी। फिर ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट है, ये भी इसके पैरेलल है। ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेक्टेंगल, ओ सॉरी, ये पैलोग्राम बन गया। ठीक है, तो 8th का जो आंसर हमारे पास वो ए आएगा। 9th में हमें इस फैक्टर की, इस पोलिनोमियल की जो है वो जीरोस फाइंड करनी है। ठीक है, ये तो देखो 2.4 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड लास्ट पार्ट में आते हैं, 2.3 में आते हैं सॉरी। हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं कि वी नीड 2 नंबर्स।
पहले तो 2x² प्लस 5x माइनस 3 है ना, 2x² प्लस 5x माइनस 3 है। तो वी नीड टू नंबर, पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट से 2x² इंटू माइनस 3 मल्टीप्लाई करके चाहिए -6x², और प्लस माइनस करके चाहिए होती मिडिल वाली टर्म इंटू से प्लस 5x। तो इसके फैक्टर बनेंगे 3 2 अगर मैं बना रहा हूँ तो मल्टीप्लाई -6 नहीं बनेगी, इसके फैक्टर बनेंगे +6x -1x। ठीक है, मल्टीप्लाई नेगेटिव में चाहिए -6 आएगी, प्लस माइनस प्लस 5 चाहिए वो भी आएगा। तो वो उसकी जगह भी हम लोग इसको रिप्लेस करते होते हैं। ये बनेगा 2x² प्लस 6x -1x -3। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे x प्लस 3, दोनों में से -1 कॉमन आ गया, x साइन चेंज करके +3, पूरे में से x प्लस 3 कॉमन आ गया, फिर ये 2x -1, इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे। फिर इक्वल टू 0 कर रहे हैं, अब या तो x प्लस 3 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू -3 आएगी, या फिर ये वाला नंबर 0 है, यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 1/2 आएगी। नाउ आंसर इज -3 एंड 1/2। तो देख लेते हैं -3 एंड 1/2 वो ऑप्शन ए में ही है हमारे पास। ठीक है, 10th पे चलते हैं। ये हमारे पास 4th चैप्टर में से क्वेश्चन है, हमें 4.2 में से लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा मिलता है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ -2 and 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x विच इज -2 एंड वैल्यू ऑफ y विच इज 5, वो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो जहाँ ये बना था 2x इंटू से 2 इंटू -2 प्लस my था, तो वहाँ पे आएगा 5 इक्वल टू 11, -4 प्लस 5m इक्वल टू 11। फिर ये बनेगा m वाले एक साइड, बिना m वाले नंबर दूसरी साइड, 5m इक्वल टू 11 प्लस 4 करके 5m इक्वल टू 15, और m की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ पे 3, तो 3 आंसर आएगा। ठीक है, 10th का जो आंसर है वो हमारे पास बना ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट हम 11th की ओर मूव करते हैं। देखिए वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। अगर हमारे पास कभी भी कोई पैरेललोग्राम होता है तो पहली बात तो उसके जो ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 होता है, बस ये बात है। अब इनमें से एक स्मॉलर एक लार्ज है, आप मान लो कि ये वाला एंगल स्मॉलर है तो ये x होगा। क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ द एंगल 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अगर ये एक x है तो दूसरा एंगल क्या आएगा कि वो 24 लेस होगा जब हम इसका ट्वाइस करेंगे। ठीक है, ये बन गया। अब हमें लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, इनमें दोनों में से ये एंगल फाइंड करना है। कैसे पता चलेगा, ये एडजस्टेड एंगल इनका सम 180 होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 2x -24 इक्वल टू 180। ये बन गया 3x, और ये बन गया 180 प्लस 24, 3x बन गया 206। ठीक है, x आ गया यहाँ पे हमारे पास, पहले 6 आएगा, 204 आना था सॉरी, तो 668। ठीक है, तो अभी जो स्मॉलर एंगल है वो तो 68 है, अब जो लार्जर एंगल है वो हमारे पास कितना आएगा, 2 इंटू 68 पुट करो -24, तो ये बनेगा 132 माइनस 136 -24, तो ये बन गया लगभग हमारे पास एंगल आके 68, वो था 112, तो 112 है हमारे पास ऑप्शन ए में। यहाँ पे हम 11th में ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O। वैसे मैं आपको एक बात समझा दूं कि ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और जो इसके डायगोनल है जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ये बराबर बराबर पार्ट होते हैं, मतलब ये लाइन इसके बराबर होगी, ये लाइन इसके बराबर होगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो ABCD ABCD, नाउ DAC जो एंगल है हमारे पास वो 32 है, DAC ये इतना सा एंगल 32 है। ठीक है, और दूसरा एंगल AOB, यहाँ पे A पॉइंट है, AOB एंगल ये हमारे पास 70 है। ठीक है जी, हो गया। अब हमें DBC एंगल फाइंड करना है, DB
सी कि ये वाला एंगल हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 में ये पैरेललोग्राम था हमारे पास। ठीक है जी, ट्राई करते हैं। अगर थोड़ा सा इस डायग्राम को मुझे फिर से बनाना पड़ेगा बड़ा करके, ताजो ए बी सी डी पॉइंट ओ है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 70 है, तो ये वाला एंगल अपने 110 आ जाएगा क्योंकि लीनियर पीरियड है। और इनमें से एक एंगल और दे रखा था, ये वाला 32 है। अगर ये 32 है तो ये आगे 142, 142 के बाद आगे 36, 38 आ गया हमारे पास। ठीक है, 40 70, ये वाला एंगल 38 आ गया। अब मुझे फाइंड करना था एंगल, कौन सा फाइंड करना था, डी बी सी, डी बी सी एंगल। अब ये देखिए, क्योंकि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम में ये एक जेड बन रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक बीच में जेड आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये पता चल गया 38 है, तो ये अपने हम 38 हो गया भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था ये, इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए आएगा 38 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी बात, इसमें हमें एंगल ए सी बी फाइंड करना है। एंगल ओ ए बी दे रखा है, अब ए सी बी एंगल कौन सा है, वो ये रहा सेंटर, ये वाला कोड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल वाला एंगल। चलिए इसको भी मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं ये छोटी सी ट्रायंगल की बात करता हूँ, इसमें ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, मीन टू से दो साइड्स इसके ऑलरेडी इक्वल है, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। कौन से एंगल इक्वल होंगे, रेडियस के ऑपोजिट वाले, इसकी ऑपोजिट साइड पे ये एंगल आ रहा है, इसकी ऑपोजिट साइड पे ये एंगल आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल, मीन टू से 40 आ गई। अब तीनों का सम 180 होना चाहिए, 40 और 40 80, 80 बन गए, तो यहाँ पे 100 बचा, ये एंगल 100 है। फिर हमने सर्कल चैप्टर में थ्योरम कौन सी की है कि जो एंगल यहाँ पे बनता है डबल होता है और ये वाला एंगल हाफ होता है। अब ये वाला एंगल 100 का हाफ करके बनेगा 50 डिग्री, ऑप्शन डी पे। ठीक है, अभी मैं ये जो हमारा ये वाला सैम्पल पेपर है, इसको थोड़ा मैं मतलब कि तेजी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो हमने पहले ऑलरेडी कर लिए है ना, उनमें थोड़ा बहुत अब हमें प्रैक्टिस है वो बाकी होगी। तो रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है, इसमें हमने क्वेश्चन को रैशनलाइज करके दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास 2/√5 माइनस √3। मैंने कैसे सिखाया हुआ है हमेशा कि जब रैशनलाइज हम करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करना है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई। और हर बार रैशनलाइज में स्टेप फिक्स है कि डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। मीन से पहले इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग √5 का स्क्वायर, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर। अब ये ऐसे ही है √5 प्लस √3, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे 2 इंटू √5 प्लस √3, फिर ये हमारे पास बनेगा 5 माइनस 3, फिर ये हमारे पास आएगा 2 इंटू √5 प्लस √3 अपॉन 2। तो ये कैंसिल हो गया, बचा √5 प्लस √3, वो देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन ए में बैठा चिपके। ठीक है, 14th का हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे 15th की। 15th में पूछा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है, मतलब कि ये जो सोल्यूशन है x = 5 y = -2, ये इनमें से कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन है। अभी हम क्या करेंगे, x को 5 पुट करेंगे, y को -2 पुट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो देखते हैं किस में सेटिस्फाइड होता है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 5 पुट कर देता हूँ पहले पे, तो ये बनेगा 2 इंटू 5, ये बन गया 10, फिर माइनस वाई की जगह पे आएगा -2 और ये बन गया +2, तो 10 + 2 हो गया 12, ये ऑलरेडी 12 ही है, तो फर्स्ट में ही हमारा जो काम बन गया। ठीक है, वैसे हम बाकियों में ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें इसका सोल्यूशन क्यों नहीं है, जब मैं यहाँ पे x की जगह पे 5 पुट कर रहा हूँ और y की जगह पे -1 पुट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 5 - 3, ये हमारे पास आंसर आएगा 2, ये 1 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे ही बाकी इक्वल नहीं आएंगे, बस ये इक्वल आएगा ए ऑप्शन। अब हमें ये बताना है कि ये जो डायग्राम है, हम इसमें कौन सी जो कॉन्ग्रुएंसी रूल को वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं जी। एक तो ये वाली साइड गिवन हमें, ठीक है जी, ये आ गई, और एक ये एंगल बता दिया गया, ठीक है, ये आ गया, और फिर ये कॉमन साइड होगी है ना डेफिनेटली, तो ये बन गया साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो बड़ा आसान था, साइड एंगल साइड, इसका भी ऑप्शन ए ही है हमारे पास। अभी हम करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो 17 है,
उसमें देखिए, उसमें पूछा जा रहा है अ हिस्टोग्राम इज ए पेक्टोरियल, मतलब कि बोल रहे हैं कि जो हिस्टोग्राम है एक वो एक पिक्चर के साथ रिप्रेजेंटेशन है किसी ग्रुप डेटा की, इन विच क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आर रिस्पेक्टिवली टेकन अलोंग। देखिए जो क्लास इंटरवल है, जब हम ये ऐसे हिस्टोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे क्लास इंटरवल आते हैं, तो ये तो आते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसका दूसरा नेम है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है कि इसमें कितने कितने वो आते हैं वाई के ऊपर, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो पहली का हॉरिजॉन्टल, दूसरी का वर्टिकल, देख लो कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल ओनली गलत, दो ये भी गलत, वर्टिकल पहले का नहीं है, पहले वाले को हॉरिजॉन्टल, तो डी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। पहले को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, दूसरे वाले को वर्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट है जी सरफेस एरिया ऑफ सफियर, ये है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 4 πr², इसको 154 के को लगते हैं, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, पहले रेडियस तो फाइंड करें तभी तो हमें पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम कितना आएगा। तो 4 22/7 r², अभी हमें फाइंड करना है 154। जब मैं इसकी कटिंग करूँगा, ठीक है, ये बनेगा r², 154, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ चलिए देखते, 4 22/7 r² इक्वल टू 154। अब ये बनेगा r² इक्वल टू 154, 1/4, 7/22, यहाँ पे आ गया 7, तो ये हमारे पास बनेगा r, 7/7 49/4, ठीक है, यहाँ पे स्क्वेयर था, तो मिनटू से डेफिनेटली r हमारा 7/2 बनेगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता है, ये आ गया। अब मुझे वॉल्यूम फाइंड करना था, वॉल्यूम सफियर का फॉर्मूला था 4/3 πr³, तो ये बनता है 4/3 22/7 r³, 777, ठीक है, और क्यूब करना है हमें, तो बाई टू ये भी आना था। एक 7 कैंसिल हो गया, फिर डबल 2 कैंसिल हो गया, 4 बन गया, ये भी कैंसिल हो गया, 11 बन गया। 9 7 7 ज़रा 49, 49 इंटू 11 जब हम करेंगे तो ये बन गया 935/3, ठीक है, 539। देखते हैं कहाँ पे है, नो 539, तो इनमें से वैसे वो आई थिंक इसको सॉल्व करके बनेगा, क्योंकि जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा यही 500 के आसपास है, बाकी तो काफ़ी बड़े जा रहे हैं, ठीक है। जो 18 था इसका आंसर आएगा सी। नो 19 था हमारे पास असर्शन रीजन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 एंड देन द कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया इतना आ रहा है, ठीक है, बोल रहे हैं जो उसका सेमी पेरीमीटर है वो हमारे पास 20 आ रहा है। इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ जी, ये बोल दिया गया कि अगर ये हमें एक ऐसी ट्रायंगल ला के दें, ठीक है, ये हमें बोल रहे हैं कि कोई भी एक ऐसी ट्रायंगल है जिसका जो एरिया है वो 81√3 है। अच्छा, अब एरिया होता क्या है, एरिया का फॉर्मूला था √3/4 a², √3 कैंसिल, नो a² इक्वल इन 81/4, ये बनेगा 81, ठीक है, ये होता है 9 × 9, 4 होता है 2 × 2, ये स्केयर यहाँ पे आके बन गया स्केयर रूट, तो ए आएगी हमारे पास 9 × 2 करके 18 सेंटीमीटर। अभी हम इसका सेमी पेरीमीटर देखिए, अब अगर तीनों साइड 18 18 18 आ गई है ना, जब हम इसका ऐसे निकालेंगे वो होता है तीनों का पहले प्लस करो फिर उसका हाफ करो, तो 18 36 54 का जब हाफ किया तो वो बनेगा 27, ठीक है। अब ये देखना है पहले कि 27 बन रहा है क्या इसका, इन्होंने बोला था कि वो 20 बन रहा है, अब असर्शन ही फॉल्स है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लिखा होता है असर्शन फॉल्स, वो ऑप्शन डी है, तो इसीलिए हमारे पास जो 19th क्वेश्चन है इसका आंसर ये बनेगा कि जिसमें ए हमारे पास फॉल्स है। अब हम बात करते हैं कि 20th की, बोल रहे हैं दोनों इक्वेशन है इनकी डिग्री 1 है। देखिए डिग्री क्या होती है, जो एक्स और वाई की पावर होती है, एक्स की पावर 1 है, इसकी पावर 1, सबसे बड़ी पावर 1 1 ही आ रही है, तो ठीक है, ये असर्शन ट्रू है। नो डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, ये बोल रहे हैं कि 2 होती है, ये गलत है मीनू से। अब एक ही ऑप्शन है जिसमें आर फॉल्स होता है, वो है सी ऑप्शन, तो 20, ये सेक्शन सी ए था हमारे पास, जो हमने काफ़ी थोड़ा मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से तेज़ी से किया है। चलिए अब मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सॉरी सर, हीरोज फॉर्मूला चैप्टर से क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड 12 सेंटीमीटर यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, हमने हीरो फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकालना है। चलिए जी, तो
12 सेंटीमीटर, ए बी सी, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये हमें ऐसे मेंशन है इस पर, ठीक है। तो जब भी एरिया निकालना होता है पहले हम निकालते हैं एस, ए प्लस ए बाई 2, क्योंकि इसमें तीनों साइड इक्वल ही है ना। तो ये बनेगा 12 + 12 + 12/2 करके 36/2 करके ये आ गया 18 सेंटीमीटर। तो अभी हम लिखेंगे कि इसका एरिया हमारे पास क्या बनेगा, वो है एस, एस माइनस ए, दूसरी साइड भी ए ही है, तीसरी साइड भी ए ही है, ठीक है। आप बी सी भी लिख सकते हो। तो एस है 18, 18 - 12, अगेन 18 - 12, अगेन 18 - 12। तो ये बनेगा 18, 6 6 6 रूट आएगा। तो ये एक 6 बाहर आ गया। 18 को मैं लिखूंगा 3 × 6 × 6। तो ये 6 एक और बाहर आ गया। फिर बनेगा 6 × 6 √3, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास 21st क्वेश्चन का जो आंसर है वो आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोल रहे हैं एक मतलब कि कोई फिगर है वो नेक्स्ट पेज पे होगी। एंगल ए बी सी 69 है, ए सी बी 31 है। ये भी मुझे ऐसे लग रहा है कि सर्कल चैप्टर में से लास्ट तक, हाँ जी वही है। अब ये वाला जो पूरा एंगल है इसको अगर थोड़ा बड़ा करके देखें, देखिए ये जो ट्रायंगल आ रही है मिंटू से, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो ये पूरा बी एंगल 69 है, ये वाला एंगल 31 है। जितना हमें पहले पता, पहले हम वो करके देख लेते हैं। अब ए एंगल में इजीली आसानी से निकाल सकता हूँ। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस 69 + 31 = 180 डिग्री। रीजन है इसका एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ए प्लस 100 = 180 डिग्री। फिर एंगल ए आएगा 180 में से 100 माइनस करके 80 डिग्री। एंगल ए आ गया 80 डिग्री, ठीक है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि एक सर्कल में एक ही पॉइंट से दोनों एंगल सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो जितना एंगल ए है उतना ही एंगल डी होगा। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री। इसका रीजन लिखूंगा मैं एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा डन हो गया। आगे पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये फिर से रिपीट होकर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बड़ी आसानी से हमने पहले इसको किया है। हमें एक सरफेस एरिया निकालना है, एक वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। स्फीयर का रेडियस 7 है। पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वो होता है 4/3 πr³। तो 4/3 22/7, ठीक है। 7 7 7 ये कैंसिल हो गया। 7 7 49, 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 98 की मल्टीप्लाई करेंगे 392 144/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये ऐसे लगभग कुछ वॉल्यूम आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 7 7 49, 49 2 98, 98 400 392 2 11 2 1 4312 आएगा, 4312 आ गया, ठीक है। तो जब हम इसका सरफेस निकालेंगे वो होता है 4πr²। तो 4 22/7, 7 × 7, 7 7 कैंसल। तो ये बनेगा हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही था ये भी। फिर आगे आगे हमें बोल रहे हैं कि 24th क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड विच इज एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास इन्होंने यहाँ पे हमें ये बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ विच डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास एक सर्कल होगा, ठीक है। इसमें एक कोड है, ये सेंटर है ओ ए बी, इसको ऐसे लेट कर लेते हैं। तो अब ये जो कोड है ये इससे 4 सेंटीमीटर दूर है सर्कल के सेंटर से। ये तो आ गया 4 सेंटीमीटर।
इसके बाद फिर आगे, और जो इसका रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया इसका, ठीक है, सर्कल का 6 सेंटीमीटर। अब हमें जो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हमें कोड की जो लेंथ था वो फाइंड करनी कि कितनी आ सकती है। ठीक है जी। तो ये ना वैसे एक क्वेश्चन था, जो सेंटर से जो रेडियस निकलता है वो कोड को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर लेना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पॉइंट एम, इसको ले, या फिर मान लो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली कोड के मिडल पे गिरेगा, ये ऐसे समझ लो। तो पहले इन ट्रायंगल ओ एम ए, ठीक है, एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओ ए स्क्वेयर इक्वल टू ओ एम स्क्वेयर प्लस ए एम स्क्वेयर। नाउ ओ एम इंटू से 6 स्क्वेयर, ओ एम मुझे फाइंड कर 4 स्क्वेयर, ए एम मुझे फाइंड करना है। तो ये मेरे पास आ गया 36 माइनस 16 इक्वल टू 12। 36 माइनस, हाँ जी, तो ये बनेगा 20 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो एक्स की वैल्यू की √20। तो अभी एक्स आए तो पूरा ए बी क्या आ जाएगा, इसको 2 बार प्लस करूंगा मैं, √20 प्लस √20, 2 टाइम √20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25th में मुझे ग्राफ बनाना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका ग्राफ देखेंगे हम कैसे बनाते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना, अगर आपके पास, मतलब कि ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस होती हैं, अगर आपको कभी भी ऐसी काफ़ी इजी क्वेश्चन मिल जाए इनके ग्राफ बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन, जो 25th क्वेश्चन है सेक्शन बी का लास्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अगर टू सोल्यूशन फाइंड करने, 2 में डिवाइड करो, 3 फाइंड करनी है, 3 में फाइंड करो, डिवाइड करो। पहले मैं करूंगा पुट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 पुट करूंगा, तो ऐसे वाई की वैल्यू 4 आएगी। फिर मैं दूसरी बार वाई को 0 पुट करूंगा, ठीक है, एक्स प्लस 0। अगर ये 0 करके इंटीजर वाली वैल्यूज आ रही है ना, तो ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ग्राफ बनता है, 2 सोल्यूशन भी फाइंड हो जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को, एक बॉक्स बना लेते होते छोटा सा, जिसमें हम लोग ये मेंशन करेंगे कि जब मैंने एक्स को 0 पुट किया तो वाई 4 आया, जब वाई को 0 पुट किया तो एक्स 4 आया। 2 है, 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, ठीक है, फिर -2 -4, फिर अगेन -2 -4। ये आ गया मेरे पास एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास आएगी यहाँ पे आगे वाई एक्सिस। यहाँ पे आएगा माइनस एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, ये एक्सिस होती है नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस वाली। वेरी फर्स्ट पॉइंट है x0 y4, x0 y4 वो यहाँ पे है हमारे पास। फिर दूसरा है x4 y0, x4 y0 वो यहाँ पे, इनको ज्वाइन किया तो ये ग्राफ बन गया, बस बात खत्म। इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसका और वाला पार्ट, हमें ये चेक करके देखना है कि इसमें x2 y1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे x और y को पुट करेंगे हम, ठीक है। इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 8। तो हमने पुट करना है x को 2 और y को 1, ठीक है। ये बनेगा 2x की जगह पे 2 पुट किया, y की जगह पे 1 पुट किया, प्लस 7, 4 2 2 जा 4, ठीक है, -3 प्लस 7, 4 में से 3 के इक्वल टू 1 प्लस 7, तो 8 बन गया। अब ये 8 आना चाहिए था ना, तो यस ये इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, यस ये इसका सोल्यूशन है। सेक्शन बी कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट हमने सेक्शन सी की बात करनी है। सेक्शन सी में चैप्टर 1 से क्वेश्चन है, ये भी आपको होता है, ये भी आपको होता है, दोनों का माइनस करना, थोड़ा सा अपडेट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, दोनों का या तो सेपरेट इसका रैशनलाइज करो, इसका रैशनलाइज करो, आंसर को माइनस करो, या फिर दूसरा मेथड ये भी है कि इनका यहाँ पे एलसीएम ले लो। जब मैं दोनों का यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो नीचे तो दोनों डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो पहले बनेगा √5 - 2 का स्क्वायर माइनस √5 + 2 का स्क्वायर। अब बन गया a - b का होल स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर माइनस है, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab, ठीक है। नीचे a प्लस बी माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये बनेगा हमारे 5 + 4 माइनस है ना, -4√5। अब ये माइनस साइन चेंज करता है, -5 -4 -4√5, 5 कैंसल, 4 भी कैंसल, ये बनेगा 5 -4, -4√5 -4√5, ये बनेगा -8√5/1। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर बन जाएगा, ठीक है। -8√5/1 है इसमें। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 डायरेक्ट फॉर्मूलाज है हमारे पास, ठीक है। हमने फॉर्म आइडेंटिटी पुट करनी है यहाँ पे, ये देखो किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, बस आंसर आ जाएगा हमारे पास। स्टेटमेंट है हमारे पास 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। देखो ये जो ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने आपको ये सिखाया था एनसीईआरटी में कि आपको जस्ट पहले दो टर्म्स का क्यूब रूट फाइंड करना है। अब ये होता है a³, फिर ये होता है -5a का क्यूब। अब ये पता चल गया कि ये a और b है, मतलब कि माइनस वाला है। तो फिर आगे आता है -3, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है a²b प्लस 3, फिर आगे फॉर्मूला में a इंटू b² होता है, ठीक है। उसके बाद ये बनता होता है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, ये आंसर है। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी का क्यूब, वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab²। एक होता है a माइनस बी का क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। अगर सारी टर्म प्लस किया तो पहला फॉर्मूला, अगर कुछ माइनस किया तो सेकंड वाला। तो हमारे पास नेगेटिव टर्म थी तो इसलिए हमने सेकंड वाला अप्लाई किया। इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फिर बाकी यहाँ पे अपने आप पुट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 3 आ गई, 3 का क्यूब, ये 5a आ गया, तो बिना इसको देखे हम डायरेक्ट लिखते होते हैं -3a का स्क्वायर इंटू से 3 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर इंटू बी इंटू से 5a। तो बस ऐसे करके मैंने जो इस क्वेश्चन का वो आंसर है वो निकाल दिया था। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक मतलब कि ट्रैफिक, ये सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, ठीक है। तो उसकी जो तीनों साइड है वो ए यूनिट की हैं। हमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और हीरोज फॉर्मूला को यूज़ करना है। साइड फिलहाल ए है, तो साइड को फाइंड करने के लिए बाद में ये बता दिया गया कि जो इसका पेरीमीटर दैट इज 180, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या होगा, ठीक है जी, फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले ये अगर मेरे पास ट्रायंगल है, उन्होंने ये बोल दिया कि इसका जो पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर, ठीक है, 180 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड्स ए है। पहले तो मैं साइड की लेंथ निकालता हूँ कितनी आएगी। तो पहली आएगी a+a+a इक्वल टू 180, ठीक है, ये बनेगा 3a इक्वल टू 180 और a आएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे पास आएगा। पहले जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता तो अब ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब तीनों ए की वैल्यू एस आएगा a+a+a/2 करके, तो पेरीमीटर तो 180 था ही था, डायरेक्ट लिख दो चाहे 180 या फिर 60 + 60 + 60/2, 180/2, तो ये बनेगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s की वैल्यू मेरे पास 90 है, 90 माइनस 60 है, 90 माइनस 60 है, 90 माइनस 60 है, ठीक है। यहाँ पे रूट आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 90 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, एक 30 बाहर आ गया हमारे पास यहाँ से। तो ये 90 की वैल्यू बनेगा 3 इंटू 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 इंटू √3, ये मेरे पास बनेगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। ये सिंपल सा था। चलो 28 भी हमारा डन हो गया।
फिर इसके बाद ही हमें बोल रहे हैं कि अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटरल की मैं डायग्राम बना दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन वापस बार बार आ रहा है हमारे पास, ये आपने खुद करना फिर। तो ए बी सी डी, इसमें ए बी बोला जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर है। फिर सी डी बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद डी ए बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। और जो ए सी की लंबाई है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, पहले इतनी सी ट्रायंगल इसको इसको हाइड कर लो, ठीक है। पहले आप ये वाली ट्रायंगल का एरिया निकालो, A3 B4 C5, सपोज करो 10 सेंटीमीटर एरिया आएगा, ठीक है। फिर आप इसका एरिया निकालो, जब इसका एरिया निकालोगे सपोज करो 20 आ गया, तो पूरे के एरिया क्या आएगा 10 + 20 करके दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। ये आपने खुद ट्राई करके देखना है। और क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम इसके वैसे एरिया की बात करेंगे भी तो ये कितना बनना चाहिए हमारे पास, तो ये हमारे पास लगभग इसका 5 4 3 3 4, तो ये राइट एंगल बनेगी। इसका मेरे पास बनेगा 6 और इसका बनना चाहिए 5 5 6 आइसोस्लेस 12, तो दोनों को प्लस करके 18 सेंटीमीटर के आंसर आना चाहिए फाइनल, ठीक है। वो आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करके देख लेना। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + y = 3। ऐसे तो अब एमसीक्यू में भी आ गए और ये सेम क्वेश्चन हमने ऊपर 2 मार्क्स में भी किया है ना। चलिए करते हैं। ग्राफ है हमारे पास 3 = 2x + y। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2x को यहाँ पे भेज देता हूँ, 3x = 3 - 2x = y बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले तो x को पुट कर देता हूँ, 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है। x को पुट करूँगा 2, तो ये मेरे पास बनेगा 3 - 2 × 2 = y। तो y आएगा 3 - 4 करके -1। फिर मैं आगे पुट करता हूँ x को -2। अब मेरे पास बनेगा 3 - 2 × -2 = y। तो ये बनेगा 3 + 4 = y की वैल्यू आएगी 7, ठीक है। अब देखिए ये x है, ये y है। x को 2 पुट किया, x को -2 पुट किया, x को जब 2 पुट किया -1, जब x को 2 -2 पुट किया तो आंसर आ गया यहाँ पे 7। 2 करके -1 -2 करके 7, ठीक है। अब हमने ग्राफ बनाना है। जब हम ग्राफ बनाते हैं पहले से डिसाइड कर लेते हैं बड़े से बड़ा पॉइंट क्या चाहिए, तो y में चाहिए बड़े से बड़ा 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये है हमारे पास y एक्सिस, ये है हमारे पास नेगेटिव x, ये है हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस, ये है हमारे पास -y एक्सिस, और यहाँ पे आएगा -1। फिर यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2, ठीक है। जब भी ये जो पॉइंट्स हम लेते हैं ना, ये आपने स्केल के साथ लेने और पूरे प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये तो मैं चलो बिना स्केल से ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए। जो पहले सैम्पल पेपर थे हमने उसमें हमने काफ़ी अच्छे से किया था। अब आपने क्या करना है, पहले देखिए x2 y -1, x2 ये रहा, y ये रहा, तो यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया। अब उसके बाद फिर दूसरा x -2 और y7, तो वो ऊपर जा रहा है, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। बस अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन है वो ज्वाइन कर देनी है, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको स्केल ऐसे हिलाना नहीं पड़ता, बस एक ही स्केल रख के उसके ऊपर ये लाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 29 था सेक्शन सी का। बस 2 क्वेश्चन रह गए, फिर हम सेक्शन नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। चेक वेदर डायगोनल ऑफ पैराग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और नॉट। हमें ये चेक करके देखना है कि जो एक पैराग्राम है, पहले मैं एक पैराग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये कोई भी एक पैराग्राम हो गया, सपोज कर लो ए बी सी डी, और मेरे पास यहाँ पे इसका एक डायगोनल आ गया। अब मुझे ये चेक करके देखना है कि ये जो इसका डायगोनल है ये इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड करता है नहीं करता, ठीक है। ये थ्योरम चैप्टर 7 की हमने की हुई है। तो मार्क्स लेने के लिए पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैलोग्राम। पैलोग्राम में तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल है ना। तो फिर टू प्रूफ हमें क्या करके चेक करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ट्रायंगल ए डी सी की, ठीक है। अब प्रूफ पे हम आएंगे। प्रूफ पे देखते हैं, पहले जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उन दोनों ट्रायंगल को उठाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी।
जब हमने इनको उठाया तो हमारे पास पहला पार्ट आएगा ए बी लाइन सी डी के इक्वल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो बी सी लाइन है ये ए डी के इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और उसके बाद ये जो ए सी लाइन है ये दोनों में कॉमन है, ए सी कॉमन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा दोनों को, देयरफॉर जो ट्रायंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट आएगी ट्रायंगल ए डी सी के साथ। रीजन क्या आएगा, साइड 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 प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला था चेक कीजिए कि दोनों डिवाइड कर रही है नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे कि यस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये 30 को हमने ऐसे लिखना है। फिर 31st क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है, पूछ रहे हैं कि जो ट्रायंगल एबीसी है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट की नेम बताइए, ठीक है। तो ए बी सी, पहले तो ए है इसका कोऑर्डिनेट, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे, अब पहले तो ये जो ए पॉइंट है एक तो इसमें आ रहा है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास ए के वो ओरिजिन पे है, तो इसके जो पॉइंट्स है वो आएंगे 0 0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0,0। अब जो बी है ये देखिए ऐसे ऊपर जा रहा है ना ऐसे, तो x3 है y4 है, तो बी के कोऑर्डिनेट है 3,4। अब जो सी के कोऑर्डिनेट है सी ये रहा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x-4 y4 -4,4, ठीक है। ये फ्री के मार्क्स मिल गए। अब नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन को इनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है, 10/3 की, 7/8 की और 1/7 की। ये भी चैप्टर 1 में से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर 10/3 है हमारे पास यहाँ पे, पहले तो मैं 10/3 को डिवाइड करके देखता हूँ। जब मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 9। 1 डेसिमल लगा के 0 नीचे 0 पॉइंट आएगा, फिर ये जाएगा 3 पे, फिर आएगा 9, फिर 1, फिर 0, फिर जाएगा 3 पे, फिर 9। तो अब इसका मतलब क्या, ये रेशो ऐसी जाती जाएगी, मतलब कि जो 10/3 है इसका आंसर आ गया 3.333 अप टू सो, या फिर 3.3 के ऊपर बार। तो ये 10/3 को हमने सोल्व कर दिया। दूसरा है हमारे पास 7/8, ठीक है। अब 7/8 की टर्न है, 7 अंदर आएगा 8 बाहर जाएगा, पहले ही 0 पे जाएगा, ठीक है। 7 डेसिमल यहाँ पे 0 नीचे आएगी 70, फिर ये जाएगा 8 8 जा 64, फिर यहाँ पे 64, फिर यहाँ पे 6, फिर आ गया 0, फिर यहाँ पे आ गया 0, फिर ये आ गया 76, 56 आएगा 7 पे जाके, फिर 4, फिर 10 अगेन नीचे, फिर 0 बनेगा, फिर 8 5 जा 40, फिर 40, फिर और ये जो अब डिवाइड है हमारी ये टर्मिनल है हमारे पास, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो 7/8 का आंसर आया दैट इज 0.875। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेट रिपीट है, ये हमारे पास टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। लास्ट हमारे पास बचा है 1/7। 1/7 मीन टू से 1 अंदर 7 बाहर, पहले 0 पे जाएगा 1, फिर 10 बनेगा ये, ठीक है। फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 3, फिर 0 नीचे आएगा, फिर 4 पे जाएगा, ठीक है। 28, फिर 2, फिर 0, फिर ये 7 2 जार 14, फिर 6, फिर 0 नीचे आएगा 60, फिर 8 पे जाएगा, यहाँ पे बनेगा 56, फिर 4, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 5 पे जाएगा 35, ठीक है। उसके बाद अभी तक ये खत्म ही नहीं हो पा रही डिवाइड, है ना। तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये 0 एक नीचे आएगी और, तो 7 पे जाएगा 49। अब देखिए ये जो रिमाइंडर है वापस रिपीट हो गया, इसका मतलब क्या आएगा, अब ये सारे नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो 1/7 है हमारे पास ये 0.14285 के ऊपर बाहर नॉन टर्मिनेट बट रिपीट है, ठीक है। तो ये जो 32 क्वेश्चन हमारा सेक्शन डी का वेरी फर्स्ट वो डन हो गया।
अब इसके पास जो हमारा और वाला क्वेश्चन है, अब हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर है, एक 0.6 है, एक 0.7 बार, एक 0.47 बार। हम इन तीनों का सम फाइंड करना है। कैसे होगा, देखिए पहले आप ऐसे करो, 0.7 को आप पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। इसको मैं लिखूंगा लेट एक्स इक्वल टू 0.7 के ऊपर बार में इंटू से 777, इक्वेशन नंबर 1। अगर हमारा ये डेसिमल बार के आगे होता तो इक्वेशन 1 बन जाता है। जब भी इक्वेशन 1 बनेगा तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमारे पास बनेगा यहाँ पे 10x, ये बनेगा 7.777 अप टू सोन इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने यहाँ पे 2 - 1 करना है। तो 2 इक्वेशन से हमेशा जब भी 2 आएगी तो 1 हम हमेशा ही माइनस करते हैं। ये हमारे पास आ गया से 0.777 अप टू सोन, इनको हम माइनस करेंगे, ये कैंसिल। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे बन गया 9x, x आ गया 7/9। ठीक है। अब दूसरी साइड है मेरे पास 0.47 के ऊपर बार। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्योंकि जो हमारा बार है वो डेसिमल के ठीक आगे नहीं है। तो पहले इसको पॉइंट को बार के पास लेके आना, तो एक नंबर आगे शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। फिर ये बनेगा 10x इक्वल टू 4.7 के ऊपर बार। फिर ये बनेगा 10x इक्वल टू 4.777 अप टू सोन इक्वेशन नंबर 1। अब एक नंबर के ऊपर बार है तो एक 0 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1/10। ये बनेगा मेरे पास 100x। फिर ये बार आगे आ जाएगा, पॉइंट आगे आ जाएगा 47.777 अप टू सोन इक्वेशन नंबर 2। फिर मुझे यहाँ पे 2 - 1 करना है, मतलब कि 100x 47.777 और यहाँ पे 10x 4.777, इनको मैं माइनस करूँगा, ये कैंसल 43, ये बनेगा 90x, x आ गया 43/90। अब दोनों को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार का सम फाइंड करना है। प्लस ही था ना तीनों का, हाँ जी प्लस ही बोला गया था। तो इसकी तो वैल्यू पता ही है कि 6/10 है, इसकी वैल्यू 7/9 आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास 43/90 आ गई। तीनों कैल्शियम लेंगे 90 आएगा, इसके 9 से मल्टीप्लाई 54, इसके 10 से मल्टीप्लाई 70, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। फिर ये हमारे पास बनेंगे 57, 97, 167/90। ठीक है। कटिंग तो नहीं हो रही, चलो इतना काफ़ी है। ये हो गया हमारे पास, ये 32 का और पार्ट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इसमें बोल रहे हैं इन अ लाइन segment AB, C is called midpoint of a line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ये चैप्टर 5th से क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। मुश्किल से 2-3 तो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन उस चैप्टर में, वो तो हमें अच्छे से आने चाहिए। तो क्वेश्चन 33 है हमारे पास। ठीक है। इसमें हमें ये बोला जा रहा है कि आप मान के चलो कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसका जो सी मिड पॉइंट है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसका एक ही मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट इफ पॉसिबल, ठीक है, इफ पॉसिबल सी एंड डी आर टू मिड पॉइंट्स। इस एक लाइन में 2 मिड पॉइंट्स होते हैं, वो एक सी है और एक डी है। अच्छा, इससे पहले ना हमें ये भी लिखना है यहाँ पे कि हमें गिवन क्या है। हमें ये लिखना है कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, हो गया। अब अगर सी एंड डी 2 मिड पॉइंट लाइन लगा दी। अच्छा, अगर सी मिड पॉइंट है ए बी का तो इसका मतलब क्या आएगा, मैं पहले लिखूंगा सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब ये होगा कि जो ए सी है वो ए बी का हाफ आएगी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, अगर डी इज मिड पॉइंट, जिसको हमने अभी लेट किया, मैंने लेट किया था सी को, सी की जगह अब एक और मिड पॉइंट है दैट इज डी। तो इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए डी है ये हाफ ऑफ ए बी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई हमारे पास, ये भी सही हो गया। तो अब हमें फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या फाइंड करना है, जो ए सी है इसको ए डी के इक्वल मानना है।
क्यों? क्योंकि ये भी हाफ ऑफ ए बी की इक्वल है, ये भी हाफ ऑफ ए बी की इक्वल है। अब इसका मतलब ये होगा कि जो ए सी है वो ए डी के बराबर आ रहा है। अब देखिए ए और सी डी एक ही डायरेक्शन पे है, जितना दूर ए से लेके सी खड़ा है उतनी दूर ए से लेके डी खड़ा है, मतलब कि दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हैं ना, ये अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सी एंड डी आर सेम पॉइंट्स। ठीक है, तो हेंस प्रूफ हमने ये माना था कि दो मिड पॉइंट है तो एक ही निकला, अगर तीन मानेंगे फिर भी एक ही निकलेगा। हो गया जी क्वेश्चन। अब चैप्टर 6 का क्वेश्चन देखिए, डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। ये बोलते हैं हमें कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये 35 है। फाइंड हमें एक्स, ये वाला एंगल फाइंड करना है कितना आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये लाइन ए बी है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे ना मैं एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ऐसे लाइन ड्रॉ पैरेलल। ए बी सी डी, ये 40 है, ये 35 है, यहाँ पे हमारे पास एक्स है जिसको हमने फाइंड करना है। तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, यहाँ से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की है सी ई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू सी ई, सी है पॉइंट, तो फिर हम ई एफ मान लेते हैं, ई एफ। ठीक है, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू सी डी, दोनों के पैरेलल होगा। अब जब हमारा ये, जब हमारी लाइन ए बी पैरेलल है सी ई एफ के, ठीक है, तब देखिए ये जो एंगल है इसको एंगल 1 लिखो। तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 40 के इक्वल आएगा। रीजन इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब दूसरी बात, इसको एंगल 2 मान लो। ठीक है, जब हमारे पास, अब मैं यहाँ पे लिखूँ, जब ई एफ लाइन पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा कि जो एंगल 2 है हमारा वो बराबर आएगा एंगल 35 के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये इन सब का सम कितना आता है? 360 की कंप्लीट एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स मुझे फाइंड करना है, 140 है, 235 आया, 360 के इक्वल है। रीजन था कंप्लीट एंगल। तो इसी हिसाब से अब ये x प्लस 75 इक्वल टू 360, फिर x इक्वल टू 360 माइनस 75, फिर ये बनेगा हमारे पास 315। ये हमारे पास आंसर आ गया। 15 नहीं, सॉरी 350 नहीं आएगा, x आएगा 285। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब या फिर इसके बाद इन्होंने एक और वाला क्वेश्चन डाला हुआ है, अगर हमें वो अटेम्प्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं? ठीक है, देखिए और वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइन, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, ये बच्चों के लिए होमवर्क है, ये खुद करेंगे वो। ठीक है, ये करके दिखा देंगे। नाउ अब सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन, हमें रैशनल रूट फाइंड करनी है और ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये एक्सरसाइज 2.4 में लास्ट पार्ट में क्वेश्चन 5th में 4 क्वेश्चन इसके जैसे वहां से क्वेश्चन मिला हमें। ठीक है, तो पोलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 7x माइनस 6, इसके फैक्टर, इसको पी एक्स के इक्वल लेट करते हैं हम पहले। अब मुझे क्या करना है, अपने माइंड में पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको इसमें पुट करके 0 आएगा। अब जैसे अगर मैं 1 पुट करके देखूँ तो ये 3 बनेगा, तो ये 0 नहीं बन रहा। अगर मैं -1 पुट करता हूँ, -2 और +7, -2 -8 बनेगा, तो -1 करके बात बन रही है। मैं अब यहाँ पे करूँगा पुट x इक्वल टू -1। तो x की जगह पे जब मैंने -1 पुट किया तो 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वेयर, ठीक है, -7 इंटू -1 -6, ये बनेगा 2 इंटू -1 +1 +7 -6, -2 +1 +7 -6। तो इनको जब प्लस करेंगे -8, जब इनको प्लस करेंगे +8, कैंसिल किया 0 आ गया। इसका मतलब ये आएगा हमारे पास कि जो x इक्वल टू -1 है इज 0 ऑफ p ऑफ x, वो इसकी एक 0 है। अब इसको इस तरफ ले आओ क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है, तो ये यहाँ पे आके अपना साइन चेंज करिए, बनेगा x+1, तो हम लिखेंगे x+1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये जो x+1 है वो ये पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेगा। ठीक है, कौन सी इक्वेशन को? 2x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 6 को डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, पहले 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर x 1 टाइम है, x 3 टाइम है, तो मुझे 2 बार x और चाहिए, 2x स्क्वेयर, ये बनेगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, इनको ऐसे कैंसिल कर दो। फिर यहाँ पे हमारे पास ये आएगा प्लस -2, ये बन गया -1x स्क्वेयर माइनस 7x, ये नीचे आएगा। तो साइन जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे लिखना होता है। अब 1 है और आपको 1 चाहिए, वो आ गया। अब x एक बार है, x 2 बार चाहिए, तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू 1 बन गया 1x। ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये कैंसिल हो गए, ये -7 प्लस 1 -7 प्लस 1 बनेगा -6x, तो ये नीचे आएगा -6। फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा -6। ठीक है, बाकी तो x है, ये -6x -6। जब साइन चेंज किया सारे कैंसिल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो अब हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो p ऑफ x है, ठीक है, अब मुझे ये जो नंबर है ना, अब इसको फैक्टराइज करना है, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। अभी इसका लास्ट स्टेज, लास्ट पार्ट शुरू हो रहा है, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। इसको हम कैसे करते होते हैं, मुझे मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट और लास्ट की, तो आई नीड 2 नंबर, जब मैं उनकी मल्टीप्लाई करूंगा 2 6 -12, मुझे -12x स्क्वेयर मिले। जब मैं उनको प्लस माइनस करूंगा तो मुझे ये मिडल वाली टर्म है -1x मिले। तो मुझे वो दो नंबर मिल गए, एक 4x है, एक 3x है। जो साइन यहाँ पे है वो दोनों में से बड़े नंबर है, वहाँ पे आता है। 1 चाहिए, 1 दोनों का माइनस करके आएगा, माइनस तब होता है जब साइन अपोजिट होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मिडल टर्म को रिप्लेस करूँगा इन दोनों नंबर से, तो ये बन गया 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन निकालना है। नाउ 2x स्क्वेयर के फैक्टर बनते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4x के फैक्टर बनते हैं 2 इंटू एक्स, दोनों में से 2 और x कॉमन आ गया, तो 2x यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे आएगा साइन माइनस, यहाँ पे आएगा 2। अब दोनों में से 3 कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा x -2, पूरे में से x -2, 2x प्लस 3। अब ये सब में से कॉमन। अब हमारे पास ये जो p ऑफ x है, अब हम इसको लिखेंगे, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आया था x प्लस 1। ठीक है, ये x प्लस 1 आ गया, मल्टीप्लाई, फिर ये वाला फैक्टर x -2, फिर मल्टीप्लाई ये वाला। अब हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, भाई ये जरूरी नहीं होता कि इसको पहले लिखना उसको बाद में लिखना है। चलिए, अब बड़ी आसानी से शांति से जो हमारा सेक्शन डी है वो भी खत्म हो गया। अब तो 10 मिनट का बचा होगा केस स्टडी, उसको तो हम बड़ी जल्दी से खत्म कर देते होते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले बोला जा रहा है, टीचर इज अ पर्सन हुज प्रोफेशनल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंडक्टिंग। मतलब कि टीचर की यहाँ पे प्रेज हो रही है, स्टूडेंट की नॉलेज में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, हो गया। टीचर में वर्क विद स्टूडेंट एज अ होल क्लास, टीचर बच्चों के साथ काम करते हैं एज ए होल क्लास, या फिर इन ए स्मॉल ग्रुप, और 1 to 1, या एक एक बच्चे से बात करके वो अपना काम पूरा करके दिखा देते हैं। इनसाइड और आउटसाइड रेगुलर क्लासरूम, क्लास के अंदर बाहर जाके। ठीक है, इन दिस इंडिकेटर टीचर्स आर कंपेयर्ड बाय देयर एवरेज एज एंड वर्क एक्सपीरियंस मेजर्ड इन ईयर्स। तो कुछ इसी हिसाब से हमने जो ग्राफ दिया होगा मे बी, तो टीचर्स का कुछ डेटा है। फॉर द सेम इन 2015 द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ईयर ऑफ द प्राइमरी टीचर्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, किसी डिस्ट्रिक्ट के टीचर की यहाँ पे वैल्यूशन है। ये बताया गया कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर। तो यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम इसको। अब देखिए, ये जो 15 to 20 क्या है, जो उनको पढ़ाते हुए एज होगी, कितने साल से वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सही होगा ना, 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, 35 से 40, 39 से 50। अब ये कितने टीचर्स हैं, तो ये देखिए, ये ग्राफ हमारे पास 10 पे आ रहा है, तो ये तो हो गए 10 टीचर्स, और ये वाले हो गए 30। फिर यहाँ पे आगे हमारे पास 50, और ये अगेन 50 ही है हमारे पास। फिर ये हमारे पास आगे 30, फिर यहाँ पे ये हमारे पास आगे 5 टीचर्स, और यहाँ पे हमारे पास आगे 0 और 5 का हाफ है, हाफ नहीं है, टीचर्स हाफ कैसे हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 टीचर्स यहाँ पे आगे। ठीक है, एक तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ टीचर फाइंड करना है, तो हम इन सब का प्लस करेंगे, कितना आएगा 10 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 3। देखिए कितना आ गया, 40 90 140 170 178। यहाँ से अगर प्लस करके देखें 8 38
138, 168, हाँ, प्लस में गड़बड़ है थोड़ी सी। 8 आ गया, 38 आ गया, 138 आ गया, फिर 168 आ गया, 170, तो 178 आ गया यहाँ पर टोटल इनका, ठीक है, ये आ गया। फिर ये बोल रहे हैं फाइंड द क्लास मार्क ऑफ 15 to 20, 25 to 30 एंड 45 to 50। देखिए जब भी हमें क्लास मार्क फाइंड करना होता है ना, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, जैसे अब हमें 15 to 20 ये इसकी लोअर लिमिट होती है, ये इसकी अपर लिमिट होती है। क्लास मार्क का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ठीक है, क्लास मार्क हम निकालते हैं लोअर प्लस अपर बाय 2 करके। अगर 15 to 20 क्लास मार्क उन्होंने हमें बोला है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 15 + 20/2, 35/2, तो ये बन गया हमारे पास 17.5। पहली तो क्लास मार्क 17.5 आ गई, फिर इन दोनों का प्लस करके हाफ करेंगे हम, तो ये बन गया हमारे पास 25 + 30/2, 55/2, तो ये बन गया 27.5, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा 45 to 50। जब हम इनका प्लस करके हाफ करेंगे, तो ये बनेगा 95/2, तो ये बनेगा 47.5 क्लास मार्क, ठीक है। तो ये भी हमारा डन हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर इन द एज ऑफ 25 to 40 रेंज में। अब देखते हैं 25 हमारा कहाँ से शुरू हो रहा था, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, 25 टू लेके 40 तक, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की टीचर्स का सम फाइंड करना है। कितने कितने हैं, 50 यहाँ पे हो गए, 50, 35, तो इनका जो सम आएगा दैट इज 50 + 50 + 30 + 5, 135 आ गया, ठीक है, ये आंसर है। ये जो और पार्ट वाला है, विच क्लासेस आर हैविंग सेम नंबर ऑफ टीचर, कौन कौन से क्लासेस में सेम टीचर्स हैं, तो एक क्लास ग्रुप है, एज ग्रुप है 25 to 30 एंड सेकंड वन इज 30 to 35, ये डन हमारा जी। नेक्स्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड हमारी केस स्टडी है, ठीक है। जो भी बोल रहे हो पहले हम देख लेते हैं, हाउ मच क्लॉथ वर यूज फॉर द फ्लोर, फ्लोर में कितना क्लॉथ यूज हुआ होगा। चलिए देखिए, वंस फोर फ्रेंड राहुल, अरुण, अजय, विजय वेंट फॉर ए पिकनिक एट ए हिल स्टेशन, ड्यू टू पीक सीजन दे डिड नॉट गेट अ प्रॉपर होटल इन द सिटी, द वेदर वाज सो फाइन एंड दे डिसाइड टू मेक a conical tent at a park, they were carrying 300 मीटर स्क्वायर क्लॉथ विद देम एज शोन इन द फिगर, तो उनके पास 300 मीटर स्क्वायर क्लॉथ है। In the figure, they made the tent 10 मीटर हाई, 14 डायमीटर, द रिमेनिंग क्लॉथ वर यूज्ड फॉर द फ्लोर, ठीक है। तो फ्लोर के लिए पहले पार्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि कितना फ्लोर यूज़ किया होगा। अब बात क्या हो रही है देखिए, टोटल तो है 300 मीटर स्क्वेयर। अब कुछ तो इन्होंने इससे जो टेंट बनाया है और जो बाकी बच गए उसको फ्लोर पे यूज़ किए। फ्लोर पे कितना यूज़ किया, पहले या तो ये पता चले हमें कि उन्होंने इसके उसको बनाने के लिए कितना यूज़ किया होगा, है ना, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम इसको, मैं यहीं पे कर देता हूँ। कोन है ना हमारे पास, ये कोन में बॉडी पार्ट में एक रेडियस होता है, एक हाइट होती है और एक स्लांट हाइट होती है। इन्होंने डायमीटर दिया 14, तो रेडियस आएगा 7 मीटर, हाइट बताइए हमें 10 मीटर, तो स्लांट हाइट पहले फाइंड करनी है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला r² h² का रूट, ये 7² 10² का रूट आएगा, ये 49 + 100, तो ये बनेगा 149 रूट n में, ठीक है। अब जो 149 का, या तो हमें इसके रूट निकालना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, या फिर हम इसको लर्न कर सकते होते हैं। अगर वैल्यू निकालनी सीखनी है तो मैं थोड़ी कोशिश कर लेता हूँ आपको सिखाने के लिए। 149, ठीक है, पीछे से दो दो के पेयर बनते हैं, 49 एक टीम में आ गया, अभी एक पेयर में। पहले वन ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर करके 1 या 1 से कम, तो 1 ही है, माइनस के 0, दोनों को प्लस करो 2, ये पूरा पेयर नीचे आएगा। अब यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसको जिससे मल्टीप्लाई करके या तो यही नंबर है इससे कम आए। अब अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा तो 23 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, 69 नहीं आएगा, 2 को लिखना पड़ेगा, तो ये बनेगा 44, 5 रिमाइंडर, तो 00 अब नीचे आएगी 500। अब 22 में ये वाला 2 ऐड करना है 24, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितना नंबर लिखना चाहिए था, जो मेरे पास जो है ये बन जाए 2 ही लिखना पड़ेगा ना, तो डेसिमल लगा के ये बनेगा 484, ठीक है। तो बस इस हिसाब से कुछ मैं ये आंसर लिख लेता हूँ 12.2, ये मेरे पास काफ़ी है। तो इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है दैट इज़ 12.2,
मीटर। ठीक है, अब इसको हम यूज़ करेंगे जो पहले इसका सी एस ए ऑफ टेंट में वो होता है पाई आर एल। नाउ पाई 22/7, आर अगेन 7, एल है 12.2, 7 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 4 की मल्टीप्लाई 11 से, तो ये लगभग हमारे पास बनना चाहिए, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो ये बनेगा 268.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना तो इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब नीचे जो बचा होगा वो क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर, फाइनली रिमेनिंग क्लोथ इक्वल टू 300 में से माइनस करेंगे 268.4, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0। जब हम इनका माइनस करेंगे 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गए 3, तो 31.6। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ टेंट, मिनटू से 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 हाइट है 10, कटिंग कीजिए 7 कैंसल, 154 बाई मीटर स्क्वेयर ये आंसर आएगा। ठीक है, फिर एरिया ऑफ द फ्लोर फाइंड करना है, जो नीचे है वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। अच्छा, एरिया फ्लोर में आप पाई आर स्क्वेयर यूज़ कर सकते हो 22/7, अब जो आर स्क्वेयर है वो 7 × 7 आपके पास। ठीक है, तो 154 मीटर स्क्वेयर ये आंसर आएगा, क्योंकि इसके फ्लोर में तो यही है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट वो पाई आर प्लस एल होता है, वो निकाल लेना अपने आप फॉर्मूला लगा के। लास्ट हमारे पास अब केस स्टडी आ रही है, तो ये चैप्टर 7 से होगी, जो भी लिखा होगा वो ज़्यादा काम करनी है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से जब जरूरत होगी देख लेंगे। ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर आ गई, ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री है। ठीक है जी, हो गया। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि पहले ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ए सी पी, ठीक है, और ए बी पी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट आएंगी वो देखना पड़ेगा, या तो पढ़नी पड़ेगी स्टेटमेंट। चलिए, इन ए फॉरेस्ट बिग ट्री गोट ब्रोकन ड्यू टू हैवी रेन एंड विंड, ड्यू टू दिस रेन द बिग ब्रांचेस ए बी एंड ए सी विथ लेंथ 5 मीटर फेल डाउन। अच्छा, दोनों की लेंथ 5 मीटर है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, बस फिर तो होगी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी पहले हम लिखेंगे। अब हमारे पास कौन कौन सा पार्ट इक्वल है, एक तो ए बी इक्वल है ए सी पी, यहाँ पे हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, ईच 5 मीटर। दूसरा फिर हम लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए पी, ये हमारे पास कॉमन है। ठीक है, कॉमन के बाद फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि या तो ये मान लो ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, इसको एंगल 1 लिख लो, इसको एंगल 2 लिख लो, कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रायंगल ए बी पी है ये हमारी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के साथ। रीजन इसका आर एच एस आएगा, क्योंकि ये राइट एंगल है, सामने हाइपोटेनियस और अदर कोई साइड है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी पी, तो ए सी पी एंगल हमारे पास कितना आएगा, देखिए एक ट्रायंगल में ये वाला जो अब एंगल था बताइए इन्होंने, अब 9 ब्रांच, ये 80 नहीं है, ये 30 है। ठीक है, 30 डिग्री है। हाँ जी, तो अब इस ट्रायंगल में मैं अगर इसको सेपरेट ऐसे देखूं तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो एंगल सी कितना आएगा, मीन से 30 प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी आएगा 180 माइनस 120 करके 60 डिग्री। ठीक है, तो बस अब लास्ट पार्ट है इसी सैम्पल पेपर का, फिर जो हमारी केस स्टडीज हैं वो, या फिर वो फाइनली खत्म हो जाएगा। पेज बोलना पड़ेगा कहाँ पे है, वही है। पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल बी ए पी। नो बी ए पी एंगल हमारे पास कौन सा है, बी ए पी, तो बी ए पी एंगल ये रहा। अगर ये वाला 30 था तो ये भी हमारे पास 30 ही आएगा। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन इसका आएगा सी पी सी टी फ्रॉम पार्ट 1। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, अब ट्री की अगर हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, उसके लिए हमें जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये थोड़ा 10th का कॉन्सेप्ट आ जाता है, या फिर 9th में भी अगर हमें इसको रह के सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं ट्राई करके। तो ये एक ट्री है, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो एक तो ट्री का एक हिस्सा यहाँ पे ऐसे आके गिर गया जिसकी लंबाई 5 मीटर है, सेम यहाँ पे आके गिर गया, लंबाई 5 मीटर है। अब ये पता नहीं क्या है, ये ट्री है, ठीक है, ये कितना वो हमें उसके बारे में नहीं पता। ये जो इसका टॉप है ये इससे 4 मीटर दूर आके गिरा है,
तो पहले ये 4 है, ये 5 है, मुझे ये फाइंड करना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट सी है मेरे पास, ठीक है, सी एन बी है यहाँ पे। नौ तो ये 90 डिग्री राइट एंगल होता है ना ट्री का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल ए पी बी एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए पी स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर। नाउ ए बी ये है 5 का स्क्वेयर, ए पी स्क्वेयर हमें फाइंड करना है, ये है हमारे पास 4 का स्क्वेयर। 25 माइनस 16 इक्वल टू ए पी स्क्वेयर। तो ए पी मेरे पास यहाँ पे आएगा √9 करके 3 मीटर। अब ये वाली लेंथ ये 3 मीटर आ गई ना, 5 तो मतलब कि 3 मीटर ये आ गया। अब ये जो इसकी एक ब्रांच है ना वो 3 मतलब कि ऐसे ट्री खड़ा था, पूरा ट्री ऐसे था, ये टोटल जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, पेन से। तो इसका एक बार टूट के कुछ यहाँ पे ऐसे गिर गया, तो कुछ ऐसे फैल गया वो ट्री। तो मतलब कि ये जो फैला, जब इसको सीधा करेंगे तो एक ही हाइट बनेगी, ठीक है। तो मतलब कि जो ट्री की हाइट है वो हमारे पास आएगी 5 मीटर। जो आस ये जो 5 मीटर है ये उसकी ब्रांच है, ये उसकी हाइट नहीं है, ठीक है ना। दोनों तरफ से मेरे पास, मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करके देखूं तो ये देख लो ऐसे कि ये पहले कैसे ट्री था, ठीक है, वो ट्री कैसे था, जब तेज हवा चली तो वो बीच में से जब ऐसे टूटा तो इसकी जो दोनों ब्रांचेज है वो ऐसे गिर गई आपस में आके, वो ऐसे गिरी है ब्रांचेज। तो अभी ये पता चला ये 3 मीटर है, ये 5 थे, जब हम इनको ऐसे खड़ा करेंगे ना तो अब ट्री बनेगा। मतलब कि कितनी हाइट आएगी, 3 मीटर ये है, 5 मीटर ये है। तो हमारे पास जो ट्री की हाइट है वो 5 + 3 मीटर करके 8 मीटर हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको लगेगा कि पहले 3 मीटर ये, फिर जो 5 यहाँ पे गिरा था इसको खड़ा करो, फिर जो 5 यहाँ पे गया था फिर इसको खड़ा करो, तो ये ऐसे वाला काम हमारे पास वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये जो सैम्पल पेपर है वो आपको क्लियर होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।